साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि हम ग्लैंड्स को कवर कर रहे थे, अब उसमें कुछ और भी इम्पोर्टेंट ग्लैंड्स आपकी रह गई हैं, तो मैं इसको बहुत ही शॉर्ट में आपका कंप्लीट करूँगा ताकि आपको एक आइडिया लग सके और आपका एक रिवीजन हो जाए, ताकि अगर आईसीएमआर के एग्ज़ाम में अगर वो क्वेश्चन्स आते हैं, तो आप उसको बेटर आंसर कर सकें। तो इसको बहुत ही जल्दी से, बहुत ही सावधानी के साथ, बहुत ही अच्छे से इसको हम समझ लेते हैं। तो उसमें जो आपकी इम्पोर्टेंट ग्लैंड है, वो आपकी एड्रिनल ग्लैंड है, इसको बहुत ही ध्यान से समझते जाइएगा। इसका जो दूसरा नाम होता है वो आपका सुप्रारीनल ग्लैंड होता है। अब इसको रीनल ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये आपकी किडनी होती है, जिसको टेक्निकली हम रीनल भी बोलते हैं, और उसके ऊपर पाई जाती है, तो इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? सुप्रारीनल ग्लैंड बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो किडनी के अबव पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद इसी को हम इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि जब कभी आप किसी इमरजेंसी कंडीशन में होते हैं, तो जो बॉडी से आपका जो भी हार्मोन्स रिलीज होता है वो आपका एड्रिनल ग्लैंड से निकला हुआ हार्मोन्स होते हैं। जैसे आपने पढ़ा भी होगा एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, तो उनका लेवल आपका इमरजेंसी कंडीशन में बढ़ जाता है। इसी वजह से इसको इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है। कितना होता है? 1 पेयर होता है, यानी कि 1 पेयर को हम दूसरे शब्दों में 2 भी बोल सकते हैं। तो यानी हमारे पास 2 एड्रिनल ग्लैंड है, जो कि प्रेजेंट होती हैं एंटीरियर पार्ट ऑफ द ईच किडनी पर होती हैं। डिस्कवर्ड बाय यूस्टेचियस, एक साइंटिस्ट थे। इसके अलावा इसको 4S ग्लैंड भी कहा जाता है, या 3F ग्लैंड कहते हैं। अब इसको बहुत ही अच्छे से समझ लीजिएगा। 3F ग्लैंड का मतलब होता है कि जब भी आपके एड्रिनल मेडुला के जो भी हार्मोन्स होते हैं, वो उन पर ज्यादा अप्लाई होता है, क्योंकि ये जो हार्मोन्स होते हैं जो मेडुला से निकलते हैं, आपके मेनली एड्रिनलिन्स वगैरह होते हैं, जो आप अभी जाके आगे पढ़ेंगे। तो ये आपके फियर कंडीशन में, जब आप डर जाते हैं, फाइट कंडीशन में, लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं, फ्लाइट, या कभी आप या जानवर जब कभी एनिमल्स वगैरह जब कभी फ्लाइट कंडीशन में होते हैं, तो ये 3 कंडीशन में उनका लेवल ज्यादा होता है। इसके अलावा इसको हम 4S ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आपके साल्ट के कंडीशन को मेंटेन करता है, शुगर के कंडीशन को मेंटेन करता है, सेक्स कंडीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, और स्ट्रेस कंडीशन में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यानी कि हम इसको क्या कहेंगे? 4S ग्लैंड कहेंगे या 3F ग्लैंड कहेंगे। तो ये बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद इसके 2 पार्ट होते हैं। आउटर में कॉर्टेक्स होगा, इनर में मेडुला होगा, जैसा कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। जो हमारे जूलॉजी बैकग्राउंड के स्टूडेंट होंगे उनको अच्छे से पता होगा कि जब भी हम कभी भी किसी ऑर्गन का पार्टीशन करते हैं, तो हमेशा जो होता है, मोस्ट ऑफ केस में आउटर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टेक्निकली कॉर्टेक्स बोलते हैं, और इनर पार्ट को हम क्या बोलते हैं? मेडुला बोलते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे अभी आपको कोई समस्या आएगी। अब अगर हम इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे देखें, तो ये आपका स्ट्रक्चर भी बना हुआ है कि जहाँ पे अगर आप इसका सेक्शन कट करेंगे, तो ये आपको मेडुला देखने को मिलेगा, जो कि आपको अंदर की तरफ देखने को मिल रहा है, और बाहर का जो रीजन है वो आपका क्या है? कॉर्टेक्स रीजन है। तो यानी कि यहाँ तक आपको कहानी क्लियर हो गई है। फिगर के माध्यम से काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप आसानी के साथ आंसर कर लेंगे। अब अगर मैं बात करता हूँ कॉर्टेक्स का क्या-क्या रोल होता है, तो एक चीज याद रखिएगा, सी फॉर कॉर्टेक्स होता है, लेकिन ये आपका मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। तो सी का एम कर दीजिएगा, बहुत ही अच्छे से आपको याद रहेगा। ये आपका मेसोडर्मल ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? ये मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है, इसमें 3 लेयर होती हैं। तो जब कभी आपने पढ़ा होगा जीएफआर, एक आप पढ़ते हैं, समझ लीजिए किडनी में आप पढ़ते हैं जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, तो आप उससे याद कर लीजिएगा। जो आपकी यहाँ पे 3 लेयर कौन-कौन सी हैं? जी से आपका ग्लोमेरुलसा हो जाएगा, एफ से आपका फेसिकुलेटा हो जाएगा, और आर से आपका रेटिकुलरिस हो जाएगा। ये आपकी 3 लेयर होती हैं। ग्लोमेरुलसा से आपका क्या निकलेगा? मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिलीज होगा। फेसिकुलेटा से आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और रेटिकुलरिस जो होता है ये आपके सेक्स हार्मोन या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को मेंटेन करता है। हालांकि मेनली जो होता है वो आपका सेक्स हार्मोन ही रिलीज करता है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। कॉमनली ऑल द हार्मोन सिक्रीटेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कोरिकॉइड हार्मोन्स बोलते हैं। तो बस इसमें क्या है, एंडोक्रिनोलॉजी में आपको यही सब जो टर्मिनोलॉजी है और सारी चीजों को आपको समेटना है, ताकि एग्जाम में आप क्वेश्चंस आए तो आप उसको ट्रेस कर सको। मिनरलोकॉर्टिकॉइड की अगर मैं बात करता हूं, तो कॉर्टिकॉइड्स विच रेगुलेट द बैलेंस ऑफ, नाम में से स्पष्ट है मिनरल, तो ऐसे कॉर्टिकॉइड्स होते हैं जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करते हैं इन द ह्यूमन बॉडी। इनको हम क्या बोलते हैं? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। कौन सी लेयर आपकी सिक्रीट करेंगी? ग्लोमेरुलसा जो होती है वो सिक्रीट करती हैं। इसका जो हार्मोन आता है, आपका नाम जो आएगा वो आपका एल्डोस्टेरॉन आता है, या साल्ट रिटेनिंग हार्मोन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एल्डोस्टेरॉन आपको नाम पता होना चाहिए। इसमें जब आप इसकी रैस मैकेनिज्म जब आप पढ़ते हैं, जो कि किडनी से रिलेशन होता है, पूरे ये किस तरीके से अपने इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करते हैं, उसमें आपके जो एंजियोटेंसिन सेकंड होता है वो स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ द मिनरलोकॉर्टिकॉइड। इस पूरी मैकेनिज्म को रास बोलते हैं। ठीक है।
और इसमें पूरा नाम आपका रेनिन, एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरॉन, ये सारी मैकेनिज्म होती है। तो अभी हमारे पास टाइम नहीं है कि हम उस लेवल पे जाके इसको बहुत ही डिटेल में समझें। बस अभी के लिए आप केवल इतना ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एक रैस मैकेनिज्म के द्वारा जो होता है वो चीजें रेगुलेट होती हैं। एल्डोस्टेरॉन जो होता है ये आपका मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है आपके ह्यूमन बॉडी में। ये पॉइंट मैं याद रखूंगा। ये किस पे काम करता है? डीसीटी पे काम करता है। याद आया? इसके पहले भी हमने जिक्र किया था जब हार्मोन्स पढ़ रहे थे। जब आप किडनी पढ़ेंगे तो वहां पे दो पार्ट होते हैं, एक आपका पीसीटी होता है, एक आपका डीसीटी होता है। पीसीटी जो होता है ये आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होता है और ये आपका डिजिटल होता है। हालांकि जो पीसीटी होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आपके बॉडी में पीएच बैलेंस करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। इस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें बहुत होती हैं। तो खैर ये सब एक अलग फीचर है, मौका रहेगा तो आप एक बार पीसीटी जरूर देख लीजिएगा। बट एल्डोस्टेरॉन जो होता है वो डीसीटी पे काम करता है, कलेक्टिंग डक्ट्स वगैरह पे करता है और सोडियम के एब्जॉर्प्शन को क्या करता है? बढ़ाता है। बस आपको इतनी बातें याद रखनी है, इसके अलावा ज्यादा कुछ आपको नहीं ध्यान देना है। अगर यहाँ पे एक्सेस होता है तो एक डिजीज कॉज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? कोन सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये कोन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। इसमें आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड इंक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा? सोडियम का लेवल जो हो जाता है वो आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा और पोटेशियम कम हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी को समझ लीजिएगा जो आईसीएमआर के एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसा कि अगर सोडियम का लेवल बढ़ जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरनेट्रीमिया इसको बोला जाता है। इडीमा एक कंडीशन आएगी, ब्लड इंटरनल ब्लड प्रेशर भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। और पोटेशियम जो होता है उसको टेक्निकली कैलमिया बोला जाता है। ठीक है, जब आप इसका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाके आप पोटेशियम, सोडियम इन सब का नाम पढ़ेंगे तो आपको कैलमिया वर्ड मिलेगा पोटेशियम के साथ। ठीक है, तो यानी कि अगर आपकी बॉडी में पोटेशियम कम हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोकैलमिया बोलेंगे। तो ये सब टेक्निकल चीजें हैं। सेक्शन ए में ये सारी चीजें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं, आ सकती हैं। तो इसको आप याद रखेंगे। बाकी आपको बहुत ज्यादा नहीं जानना है। कॉर्टेक्स से आपका क्या हो जाएगा? कोन सिंड्रोम हो जाएगा। सी से सी याद रखिएगा। और कॉर्टेक्स से रिलीज क्या होता है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो होगा वो आपका मीजोडर्मल, जो कि आपका कॉर्टेक्स क्या था? वो आपका मीजोडर्मल था। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड के लिए आपका एल्डोस्टेरॉन होगा। बाकी जो लेयर्स होती हैं यहाँ पे जीएफआर मैंने आपको रटा दिया है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप इसको मैनेज करके अगर आपके पास कोई और भी ट्रिक बने तो थोड़ा बहुत इसको क्या करेंगे? आप याद कर लेंगे। अब अगर मैं बात करता हूँ स्पेशली हमने यहाँ पे जो पर्टिकुलर पार्ट में मैंने मिनरलोकॉर्टिकॉइड के बारे में चर्चा कर लिया, अब हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में आते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नाम से स्पष्ट है, ग्लूकोज का यहाँ पे आपको फीलिंग आ रहा होगा। तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है, स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। आपको पता है ना ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना किसी और प्रोडक्ट से, मतलब ग्लूकोज से ना करके अगर आप किसी और भी चीज को तोड़ के बना रहे हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। तो ये सब टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा। लाइपोलाइसिस करेगा, प्रोटियोलिसिस करेगा, इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड इन द ह्यूमन बॉडी। मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होता है वो आपका कॉर्टिसोल होता है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इट आल्सो इन्वॉल्व इन द मेंटेनिंग ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और किडनी फंक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, कौन सी लेयर ये आपकी सिक्रीट करती हैं? तो मेरी जोना फेसिकुलेटा जो होती हैं वो सिक्रीट करती हैं। सेक्स हार्मोन आर आल्सो सिक्रीटेड इन द स्मॉल अमाउंट। बहुत ही थोड़ा अमाउंट जो होता है, जैसा कि आपको मैंने यहाँ पे बताया था कि फेसिकुलेटा से जो होती हैं वो थोड़ा सेक्स हार्मोन भी रिलीज होता है, बट हम इसको वेटेज नहीं देते हैं। फेसिकुलेटा से अगर आपसे पूछा जाएगा तो मैं क्या आंसर करूंगा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स करूंगा। इसके बाद ये क्या करते हैं? मेनली स्टिमुलेट करते हैं कन्वर्जन ऑफ अमाइनो एसिड को ग्लूकोज में बदलेंगे। इसके अलावा हार्मोन दैट इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, उसको हम डायप्टोजेनिक फैक्टर कहते हैं, जिसमें आपका ग्लूकागॉन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्रोथ हार्मोन, ये सारे हार्मोन जो ऐसे हार्मोन जो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करते हैं। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, जब आपके बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो कौन सी डिजीज होती है बेटा? ब्लड ग्लूकोज लेवल जब आपका बढ़ता है तो आपका डायबिटीज ही तो होता था। और डायबिटीज में आपको याद कराया था कि डायबिटीज जो होती है वो आपकी दो तरीके की होती है, एक डायबिटीज इंसिपिडस होता है और एक आपका डायबिटीज मेलाइटस होता है। तो जो इंसुलिन वाली कहानी होती है वो आपकी मेलाइटस से रिलेशन है और इंसिपिडस वाली जो कहानी है वो आपका एडीएच से है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो भी आपके डायबिटोजेनिक फैक्टर है, यहाँ से ये सारे चीजों को कनेक्ट करते हुए चलना बेटा। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके डराइव किए जाते हैं और आपके लिए बहुत ही भारी पड़ जाते हैं। तो यानी कि डायबिटोजेनिक फैक्टर कौन होगा? आपकी बॉडी में जब ग्लूकागॉन बढ़ा रहेगा वही कंडीशन तो होगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बढ़े होंगे या ग्रोथ हार्मोन्स आपके बढ़े होंगे। इसके बाद प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म कराएगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, स्टिमुलेट द डीएमिनेशन और यूरिया फॉर्मेशन कराएगा। समझ में आता है तो ठीक है। और इसके बाद जो इसकी सबसे खूबसूरत प्रॉपर्टी होती है, जिसमें आपका कॉर्टिसोल मेन होता है, ये आपका एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट होता है। यानी कि ये आपका डब्ल्यूबीसी के फंक्शन को रोकेगा और प्रिवेंट करता है, इन्फ्लामेशन को नहीं आने देता है। इसीलिए इस वजह से हम इसको क्या करते हैं? इम्यूनो सप्रेसेंट के तरीके यूज करते हैं। यानी कि आपका इम्यूनो सप्रेसेंट, नेचुरल इम्यूनो सप्रेसेंट आप इसको बोल सकते हैं।
जिसकी वजह से हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में इसका यूज़ करते हैं। तो अभी तक हमने इम्यूनोलॉजी में और बहुत जगह मैंने आपको अपने मॉक टेस्ट में भी क्वेश्चन सॉल्व कराए थे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन मुझे करना है तो मुझे कौन-सा ड्रग देना होता है, तो मैं साइक्लोस्पोरिन मैंने आपको रटाया है, आईसीएमआर भी पूछता है, साइक्लोस्पोरिन जो कि मैं ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से आइसोलेट करूँगा। लेकिन एक चीज़ हमको और पता चल गई है कि हम कॉर्टिसोल को भी देकर हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करा सकते हैं। ठीक है? तो यानी कि ये आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हेल्प करेगा ड्यू टू सप्रेशन ऑफ द ऑटो एंटीबॉडी नहीं बनने देगा। इसका फंक्शन क्या होता है? ये आपके ऑटो जैसा आप पढ़ते हैं ना कि अपनी खुद के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनाने देगा। ठीक है? क्योंकि जब आप साइक्लोस्पोरिन पढ़ते हैं तो इसकी मैकेनिज्म दूसरा था। ये आपके टी सेल्स को इनहिबिट करता है। याद आया? ये आपके टी सेल्स को इनहिबिट करता है ताकि जो आपका सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को इनहिबिट करता है बेटा, ताकि आपकी ऑर्गन रिजेक्शन ना हो सके। लेकिन इसका जो ऑर्गन रिजेक्शन को रोकने का जो तरीका है वो डिफरेंट है, क्योंकि सप्रेस कर देता है आपकी बॉडी में जो उस पर्टिकुलर चीज के खिलाफ जो एंटीबॉडी बनने वाली है उनको ना बनने दिया जाए। इसके अलावा स्टिमुलेट करता है, इओसिनोपिनिया कंडीशन आती है जिसमें इम्यूनिटी कम होती है और नंबर ऑफ इस्नोफिल्स जो आपके इम्यून सेल्स की जो एक पर्टिकुलर सेल्स होती है, इस्नोफिल्स होती हैं, उनका लेवल जो होता है वो आपकी बॉडी में कम हो जाता है। और इस्नोफिल्स जो होती हैं वो आपको पता ही है कि एलर्जी रिएक्शंस जो होती हैं वो आपका बेसोफिल्स कराती हैं, और एस्नोफिल्स जो होती हैं वो आपके एंटी एलर्जिक रिस्पॉन्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और बाकी एक टर्मिनोलॉजी दिया गया है, हमेशा बाबू याद रखना, ठीक है? इसको मैं बार-बार नहीं कहना चाहूँगा, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। पीनिया वर्ड होता है जब किसी चीज़ की कमी आती है तो हम उसको बायोलॉजी में या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम उसको डिक्रीज़ को हम पीनिया कहते हैं, और जब किसी चीज़ का लेवल जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है तो हम उसको फीलिया बोलते हैं। तो यानी कि इस्नोफिलिया लेवल या इस्नोपिनिक कंडीशन जो भी आपकी आएगी उसको हम अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखेंगे बेटा। अब तीसरी जो कहानी आती है वो आपका सेक्स हार्मोन आता है, जोना रेटिकुलरिस से आपका रिलीज़ होगा। मेनली सिक्रीट करेगा सेक्स हार्मोन को, जो स्मॉल क्वांटिटी में आपका निकलेगा। कुछ क्वांटिटी में आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी सिक्रीट करेगा, बट रेटिकुलरिस से जो होगा वो आपके सेक्स हार्मोन जो होते हैं वो आपको याद रखना है। इसके बाद मेल सिक्रीट जो करते हैं, मेल में एक आपका हार्मोन होता है वो आपका डीएचई होता है, डीहाइड्रो इपिंडोस्टेरोन। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपका सेक्स हार्मोन होता है जो मेल में निकलता है। फीमेल में जो आपका रिलीज होता है वो आपका स्टेरडियोल होता है, जो कि आपने एस्ट्रोजन वगैरह से समझा होगा। डीएचईए या फिर कह लीजिए आप स्टेरडियोल, बोथ आर सिक्रीटेड बाय एवरी मेल एंड एवरी फीमेल। याद रखिएगा, दोनों ही चीजों, दोनों ही, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों ही जो होती हैं उन दोनों में ये पर्टिकुलर हार्मोन्स जो कह सकते हो वो दोनों में होता है। बट डोमिनेंट सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर इज डिपेंडेंट अपॉन द डोमिनेंसी इन द बिटवीन द टू हार्मोन। यानी कि जब आप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की पर आते हैं, यानी कि जब आप प्यूबर्टी की तरफ आते हैं, तो आपकी बॉडी में जिसका लेवल ज्यादा होगा वो डोमिनेंट हो जाएगा, समझ रहे हो? बट आप ये नहीं कह सकते हो कि आप फीमेल हो या मेल हो, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं मेल हूं तो मेरे पास एस्ट्रोजन है ही नहीं है। समझ रहे हो? ऐसा नहीं होता है बेटा, एस्ट्रोजन आपके बॉडी में लिटिल अमाउंट में तो जरूर ही होगा। बट क्या है कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा है, इसी वजह से आपके अंदर मेल कैरेक्टर ज्यादा है और फीमेल में एस्ट्रोजन का मात्रा ज्यादा है, इसी वजह से वो क्या है, फीमेल है। ठीक है? तो बाकी मेल में आपको डीएचईए हार्मोन ये आपको पता चल गया है, डिहाइड्रो पेंड्रास्ट्रॉन ये इसका पर्टिकुलर नेम है, इसको याद कर लेना। इसके बाद आल्सो प्ले रोल इन द ग्रोथ ऑफ द एक्सियल हेयर, जो आपको मेल्स में देखने को मिलता है। प्यूबिक हेयर हो गया, फेशियल हेयर। जब आप प्यूबर्टी के समय आते हैं तो यही जो आपके मेल हार्मोन्स होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करते हैं। इनकी वजह से भी जब भी आपकी एक्सेस होगा तो आपका कौन सा सिंड्रोम होगा, कुशिंग सिंड्रोम होगा, जिसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आपका बढ़ा हुआ होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, बोन की इरेगुलरिटी होगा। ठीक है? बफेलो हम्प यहाँ पे देखने को मिलता है, फैट पे डिपोजिशन ऑफ द नेक एंड थोरेक्स में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो आपका इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका एड्रिनल विरिलिज्म होता है, यहाँ पर फीमेल्स में देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या होता है, चूंकि ये फीमेल है, लेकिन जो डीएचईए हार्मोन है जो कि आपका मेल्स के लिए डोमिनेंट होना चाहिए था, वो फीमेल में यहाँ पे ज्यादा एक्सप्रेस है। तो यहाँ पे क्या होता है, एड्रिनल विरिलिज्म जो एक कंडीशन होती है, ये आपके फेमिनाइजिंग कैरेक्टर आपके फेमिनाइजिंग कैरेक्टर कम हो जाएगा। और चूंकि आपकी बॉडी में जो मेल वाला हार्मोन है वो बढ़ गया, तो यानी कि आपकी जो कैरेक्टर होगा वो मेल जैसा ज्यादा होगा। तो चूंकि जैसे आपको पता है कि मेल्स में एक्सेसिव हेयर्स ग्रोथ आपको देखने को मिलती है, तो यानी कि यहाँ पर आपको मेल कैरेक्टर इन द फीमेल, और इस पर्टिकुलर जो टेक्निकली टर्म होता है इसको हिर्सुटिज्म कहा जाता है। ठीक है? तो हिर्स्यूटिज्म ये पर्टिकुलर टर्म है बेटा, इसको याद रखिएगा, आईसीएमआर आपसे पूछ सकता है, और इसको थोड़ा बहुत कोशिश करिएगा
अभी आपके पास 3-4 दिन का समय है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो यानी कि सेक्स हार्मोन हमने यहाँ पे समझ लिया है। इसके अलावा अगर इसी की कमी हो जाए, ठीक है? अगर हम डिफिशियंसी की बात करते हैं, तो एड्रेनोकोर्टिकॉइड्स में जब आप आओगे, तो उसकी डिफिशियंसी से एडिशन डिजीज होता है, ठीक है? यही एडिशन नाम से जो आपके फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी हैं, वो आपके एडिसन साहब हैं। तो इनकी कमी से जो आपका होता है, लो लेवल ऑफ एड्रेनोकोर्टिकॉइड की वजह से इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ एसीटीएच हो जाएगा। एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ एसीटीएच अकर इन द एमएसएच, आल्सो सिक्रीट इन द हाई क्वांटिटी एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो होता है वो बढ़ जाएगा, जिससे मेलेनिन पिगमेंट की सिंथेसिस हो जाएगी। दैट कॉज द फ्रॉग स्किन। आपकी जो जितना ज्यादा आपका मेलेनिन होता है, ये आपको पता होगा, ये नहीं पता है तो आज जान लो। बॉडी में आपका जो स्किन पिगमेंट होता है, ये हमने कई बार चर्चा किया है, जो कि आपका मेलेनिन होता है। जितना ज्यादा आपका मेलेनिन का अमाउंट होगा, उतना ज्यादा आपकी स्किन डार्क होगी। तो यानी कि इस कंडीशन में जब आपका एडिशन डिजीज होता है, तो यानी कि एसीटीएच आपका बढ़ जाएगा, और एसीटीएच जो होता है वो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को क्या करेगा, एक्सेस सिक्रीशन करा देगा, जिससे क्या होगा, मेलेनिन पिगमेंट आपका ज्यादा होगा और आपकी बॉडी इतनी ज्यादा डार्क हो जाएगी कि आप फ्रॉग को देखा ना कभी, ब्राउन कलर का ब्रैकिश ब्राउन जो आपका फ्रॉग होता है, लगभग उस जैसे आप दिखने लगोगे। तो ये जो सिम्टम होता है, ये आपका एडिशन डिजीज के बारे में हो जाएगा, ठीक है? ज्यादा नहीं घबराना है, बस केवल इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो यानी कि हमने, अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं एक बार फिर से आ जाऊं, एड्रिनल ग्लैंड हमने समझ लिया। इसके बाद कॉर्टेक्स में हमने समझ लिया मिनरलो कॉर्टिकॉइड की जो एक्सेस हुआ, उससे कौन सिंड्रोम हुआ, कोई दिक्कत नहीं आई। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जब मैंने पढ़ा, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेरा कॉर्टिसोल था, जो एंटी इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स था, और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय मैं इसका यूज करूंगा। सेक्स हार्मोन की तरफ मैं बढ़ा, तो मुझे वहां पे डीएचईए और स्टेरडियोल मेरे को देखने को मिला। जब एक्सेस हुआ तो कुशिंग सिंड्रोम हुआ। एक और कंडीशन आई जहां पे एड्रिनल विरिलिज्म मुझे देखने को मिला, और जब कमी हुआ तो मेरे को एडिशन डिजीज देखने को मिला। अब अगर मैं आता हूं एड्रिनल मेडुला की तरफ, मैं आगे बढ़ रहा हूं। मेडुला में जो होती हैं, ये आपकी क्रोमाफेन सेल्स होती हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यही जो होती हैं, ये आपके सिक्रीट करती है नॉर एड्रिनलिन, जो कि हम इसको प्यार से नॉर एपिनेफ्रिन भी बोल सकते हैं। और एड्रिनलिन जो होता है, इसको हम एपिनेफ्रिन बोलते हैं। याद रखिएगा, एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन दो डिफरेंट चीजें हैं। और एड्रिनलिन जो आप कहते हो, वो आपका एपिनेफ्रिन होता है, और नॉर एड्रिनलिन जो होता है, वो आपका नॉर एपिनेफ्रिन होता है। इनको हम कॉमनली प्यार से और क्या बोलते हैं, कैटाकोलामाइन बोलते हैं। जब आप इनका स्ट्रक्चर देखोगे, तो ये कैटिकॉल जैसा इनका फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह होता है। अभी मैं उसको लगा नहीं पाया हूँ, एक बार गूगल पे सर्च मार लेना। तो आपको, जब आप बेंजीन की रिंग वगैरह जब आपने पढ़ा होगा, तो वहां पे आप कैटिकॉल आता है, ठीक है? तो ये जो पर्टिकुलर वो रिंग होता है बेंजीन वाला बेटा, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, इसी वजह से वो कैटाकोलामाइन बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन जो होती हैं, वो रैपिडली सिक्रेटेड इन रिस्पांस टू द स्ट्रेस कंडीशन में होगा, ड्यूरिंग द इमरजेंसी सिचुएशन, इसीलिए हम इसको इमरजेंसी हार्मोन कहेंगे। मेडुला से रिलीज होगा, याद रखना है, फ्लाइट फ्राइट या फाइट कंडीशन में होगा। इंक्रीज अल्टरनेस, मतलब बहुत ज्यादा जब आप अल्टरनेस कंडीशन में होंगे। प्यूपिलरी डायलेशन, यानी कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। पाइलो इरेक्शन, राइजिंग ऑफ द हेयर, आपकी जो हेयर्स होंगे, जब भाई ऑब्वियस सी बात है, इमरजेंसी कब होगा, सपोज दैट अगर मैं एग्जांपल ले लूं, अगर आपने सामने आपके स्नेक आ जाए, सांप आ जाए, तो क्या होगा, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, पाइलो इरेक्शन हो जाएगा, बॉडी का हेयर भी तो खड़े हो जाएंगे, स्वेटिंग, पसीना आने लगेगा। बस वही कहानी आपको यहाँ पे याद रखना है। बोथ द हार्मोन, हार्ट बीट आपकी बढ़ जाएगी। सांप को देखोगे अगर आपके सामने आके बैठ जाए, तो क्या होगा, हार्ट बीट तेज हो जाएगी। स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रेक्शन और रेट ऑफ द रेस्पिरेशन भी आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो यानी कि अगर आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछेगा कि भैया एक कमरे में मैंने सांप को देख लिया है, अब बता दो कि कौन कौन से आपके बॉडी में हार्मोन रिलीज होंगे, तो सबसे पहले इमरजेंसी हार्मोन रिलीज होगा। कहां से रिलीज होगा, मेरे मेडुला से रिलीज होगा। क्या क्या होगा, प्यूपिलरी डायलेशन होगा, पाइलो इरेक्शन होगा, स्वेटनिंग होगा, और ये सारी चीजें जो होगी, मेरी हार्ट बीट जो होगी वो मेरी तेज हो जाएगी। कैटाकोलामाइन जो होते हैं, वो आपके ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लाइकोजन करेंगे, क्योंकि आपकी भाई ऑब्वियस सी बात है, जब आपकी स्ट्रेस कंडीशन आएगी, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है? स्ट्रेस कंडीशन आई है, तो आपकी बॉडी को क्या है, एक्सेस ग्लूकोज चाहिए। अब ग्लूकोज कहां से लोगे, तुरंत जाके तो ग्लूकोन डी पी नहीं लोगे। तो क्या होगा, आपकी बॉडी में क्या है, आपकी बॉडी में क्या है, एनिमल्स में क्या होता है, जो आपका ग्लूकोज स्टोर होता है बेटा, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। तो मैं क्या करूंगा, इस ग्लाइकोजन को तोड़ के ही तो मैं एनर्जी निकालूंगा। भैया तुमको सांप से बचाना है, तो तुमको खूब तेज भागना भी तो पड़ेगा, कि नहीं भागोगे, कि पैदल ही भागोगे? ठीक है, तो बहुत तेज आपको रिफ्लेक्स एक्शन करने होंगे, आपको भागना होगा, या कुछ भी एक्स वाई जेड, आपको मान लो सांप को मारना ही पड़ गया, तो उसके लिए आपको ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कहां से आएगी, ग्लूकोज से आएगी। ग्लूकोज से आने का मतलब है कि आपको ग्लाइकोजन को आपको ब्रेक करना होगा। तो ये सारी प्रोसेस बहुत तेज होंगी।
ठीक है, रिजल्टिंग इन द इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ग्लूकोज इन द ब्लड। इन एडिशन दे आल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ द लिपिड एंड द प्रोटीन। और जरूरत पड़ी तो ये आपके लिपिड और प्रोटीन को भी तोड़ डालेंगे। समझ रहे हो? अब यहाँ पे जो एक्सेस से जो आपकी डिजीज आएगी वो आपकी फियोक्रोमैटोसाइटोमा होता है, ट्यूमर ऑफ द एड्रेनल मेडुला, कॉज हाइपर सिक्रीशन ऑफ द मेडुलरी हार्मोन निकलता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर जो होता है वो आपका बढ़ा हुआ रहेगा। ये आपका एक टेक्निकल कंडीशन होता है, फियोक्रोमोसाइटोमा इसको बोलते हैं। तो ये सब बेटा बहुत अच्छे से कोशिश करना। मैं मानता हूं कि 3 4 5 दिन में थोड़ा याद करना मुश्किल होगा, बट ये चाहे ये वीडियो को बार बार देखते रहना, और नहीं होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको पढ़ते रहना। ठीक है, ये बहुत ही सॉलिड कंटेंट है, इसके बियॉन्ड नहीं आएगा। ठीक है, इतना मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, तो बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी जो मेन सार था, डिफिशियंसी ऑफ द एल्डोस्टेरॉन से हमारी एडिशन डिजीज हो गई। ठीक है, इसके बाद एक्सेस से मेरा क्या हुआ, एल्डोस्टेरोनिज्म भी इसको बोला जाता है टेक्निकली। कॉर्टिसोल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने सीखा, ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी में हम यूज करते हैं, सप्रेस करता है हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को इन बॉडी ऑफ द रिसिपिएंट, सो दैट दे लेटर में एक्सेप्ट द ट्रांसप्लांट ऑर्गन को कर सके। इसके बाद डिफिशियंसी ऑफ द एल्डोस्टेरॉन और कॉर्टिसोल, दोनों को हम एडिशन डिजीज कहते हैं। जब एक्सेस होता है तो हम इसको कुसिंग सिंड्रोम कहते हैं, जो कि हमने पहले देख लिया। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आपका 3 तरीके का होता है, कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉन एंड कॉर्टिसोन, जिसमें आपका कॉर्टिसोल जो होता है ये आपका मोस्ट एबंडेंट होता है। 95% जो होता है वो आपका कॉर्टिसोल होता है, तो मैं ये बात याद रखूंगा। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होते हैं ये आपके इम्यूनो सप्रेसिव के तरीके यूज किए जाते हैं। तो यानी कि अगर आपसे कह दिया जाए, चाहे मैं ऑप्शन में कॉर्टिसोल दे दूं, मैं ऑप्शन में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दे दूं, या मैं आपको साइक्लोस्पोरिन दे दूं, तो अगर मैं इन तीनों ऑप्शन में रख के दे दूं तो मैं क्या कहूंगा, ये तीनों ही मेरे क्या हैं, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट हैं। भूलना नहीं है आपको। इसके बाद ये आपके ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी में अवॉइड यूज किए जाते हैं। और जोना फैसिकुलेटा जो होती है, सबसे वाइडेस्ट लेयर यानी कि सबसे चौड़ी लेयर जो होती है कॉर्टेक्स की, वो आपकी जोना फैसिकुलेटा होती है। तो यहां तक हमने समझ लिया है, एड्रिनल ग्लैंड को मैंने समझा दिया है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको पैनक्रियास पढ़ाऊंगा और धीरे धीरे ये पर्टिकुलर टॉपिक को हम यहाँ पे खत्म कर देंगे। तो आशा है कि ये सारी चीजें आपको अच्छी लगेंगी, अच्छी लगी होंगी, समझ में आया होगा। बाकी कहीं पर कोई कंफ्यूजन होता है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये सब चीजों का मैं आपको बता देता हूँ बेटा, कोई अंत नहीं है। एंडोक्राइनोलॉजी जितना पढ़ोगे उतना कम है। थोड़ा बहुत और भी चीजें चाहो तो एडिशनली कोई भी बुक उठा के गूगल पे सर्च मार लेना बेटा, कुछ भी चीज उठा के या पाथफाइंडर उठा के एक बार रीड कर लेना, वहां पे भी आपको 2 4 नई बातें मिलेंगी देखने को। ठीक है, बाकी जहां तक आईसीएमआर पहुंच सकता है, मेरा प्रयास है कि मैं भी आपको वहां तक पहुंचा दूं। तो प्रयास है, बाकी जो होगा वो 8 तारीख को क्लियर हो जाएगा जब आप एग्जाम के सेंटर में बैठोगे। और अगर यही सारे क्वेश्चंस आ गए तो मुस्कुराओगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।